हाँ तो चलिए दोस्तों, अब अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टेमन, मतलब एंड्रोशियम को पढ़ना है हमें, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हमें बात करनी है, ऑर्गन की बात करनी है। तो एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। द टू पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन, द लॉन्ग सिलेंडर एंड स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। देखिए, जो आपको लॉन्ग मतलब लंबी और सिलेंडर स्टॉक, जो पतली थिन जो आपको स्टॉक दिख रही है, यह है फिलामेंट। अब टर्मिनल जनरली लोब्ड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, और ये जो आपको फिलामेंट पर ऊपर लटका हुआ बल्ब की तरह जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये है एंथर। क्या है? एंथर। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower। मतलब ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल मतलब नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों फिलामेंट का, ये फ्लावर की मेन बॉडी से जुड़ता है। मेन बॉडी से मतलब या तो ये जुड़ेगा थैलमस से या फिर ये जुड़ेगा पेटल से। मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं डिकोड करके पूरी एक एक लाइन को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपसे यह बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, ये अगर मैं ले रहा हूं एंथर, आपको पता है इसके अंदर दो लोब हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। ये नीचे की तरफ मैंने इसका फिलामेंट ले लिया, नीचे की तरफ ये जो है मैंने इसका थैलमस ले लिया, ये रहा, ये इसका थैलमस है। थैलमस पर नोड होते हैं, कहीं से कैलिक्स निकलेगा मतलब सेपल, तो कहीं से पेटल। मैंने यहां से जो है ये पेटल निकाल दिया, ये रहा इसका पेटल। तो मैं आपको ये बोलने जा रहा हूं इस लाइन के अकॉर्डिंग कि ये है एंथर, ये है फिलामेंट, ये है एंथर, ये है फिलामेंट, ये है पेटल और ये है थैलमस। तो इसका फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, ये फ्लावर की मेन बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए, या तो ये थैलमस से जुड़ेगा या फिर ये पेटल से जुड़ेगा। और नीट में ये क्वेश्चन आया भी था कि प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू व्हाट, ये जुड़ा रहता है या तो थैलमस से या पेटल से। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये बात यहां ये लिखी हुई है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर अगर आप ले लें तो आप देखेंगे कि उनके अंदर जो स्टेमन है उनका नंबर और उनकी लेंथ वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी टेबल पर 10 तरीके के अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर ले लिए तो वो सबके अंदर एक जैसे नंबर में स्टेमन, कि सबके अंदर 2-2 4-4 है, ऐसा नहीं होगा। सबकी लेंथ एक जैसी है, ऐसा नहीं होगा। नंबर ऑफ लेंथ एंड वो नंबर ऑफ स्टेमन एंड लेंथ ऑफ स्टेमन जो है वेरी करती है इन द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब जैसे मैं आपको बताऊं मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट समझिए आगे का। आगे का पॉइंट जो है वो ये है कि अगर मान के चलिए मैंने कि ये एक थैलमस ले लिया, ये रहा थैलमस, एक स्टेमन ये रहा, दूसरा स्टेमन ये रहा, और ये मैंने स्टेमन ले लिए। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं मस्टर्ड फैमिली के लिए बता रहा हूं एग्जांपल। आ रही है बात समझ में? तो आप इसी के अंदर देख लीजिए, टोटल 6 स्टेमन आपको दिख रहे हैं, जिसमें 2 छोटे हैं और औरों की लेंथ थोड़ी अलग है, पोजीशन भी बिल्कुल अलग है। 4 ऊपर लगे हुए हैं, 2 साइड में लगे हुए हैं। तो अगर आप दूसरा कोई फ्लावर लेंगे, जैसे मस्टर्ड की जगह आप कोई और फ्लावर ले लेंगे, तो उसके अंदर हो सकता है 10 स्टेमन हो, किसी के अंदर 4 स्टेमन हो, किसी के अंदर 8 स्टेमन हो, और लेंथ भी आपको जो है उनकी वेरी करती हुई दिखाई देगी, मतलब अलग अलग दिखाई देगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सीधी सी बात ये है कि ये जो एंथर है और ये जो फिलामेंट है, तो आप एक चीज नोटिस करिए कि फिलामेंट जो है ना वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है दोस्तों? ब्रिज की तरह काम कर रहा है, एक पुल की तरह काम कर रहा है इस एंथर को इस फ्लावर की मेन बॉडी से जुड़ने के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अब एक सवाल उठता है, आपका सवाल होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि नंबर ऑफ स्टेमन सबके अंदर अलग अलग है, लेंथ ऑफ द स्टेमन सबके अंदर अलग अलग है, तो इसका मेन कारण क्या है?
तो देखिए आगे की लाइन पढ़िए आप। इफ यू वर टू कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in the nature। तो नेचर में ऐसा क्यों होता है? वो दोस्तों इसलिए होता है, वो मैं आपको बता दूं कि देखिए हर फ्लावर एक अलग एनवायरनमेंट में ग्रो होता है। जैसे मैंने बोला, देखिए कोई कश्मीर में होगा, कोई तमिलनाडु में होगा, कोई गुजरात में होगा और कोई मेघालय में होगा। आ रही है बात समझ में? और एक और पॉइंट, हर फ्लावर का पॉलिनेशन करने का तरीका अलग होता है। कोई वाटर से करेगा, हाइड्रोफिली, कोई विंड से करेगा, कोई इंसेक्ट से करेगा, कोई मधुमक्खी से करेगा, कोई बटरफ्लाई से करेगा। तो सबका जो तरीका है, पैटर्न है पॉलिनेशन करने का इस एनवायरनमेंट में, वो सबका अलग अलग होता है। इसलिए हमारी इकोसिस्टम ने, हमारे एनवायरनमेंट ने सारे फ्लावर को एडप्ट करके रखा है। फ्लावर्स ने अपने आप को एडप्ट कर लिया है उस नेचर में कि भैया मैं जो है एयर के थ्रू पॉलिनेशन करता हूं, विंड के थ्रू। तो उसके जो स्टेमन होने चाहिए वो बाहर की तरह एक्सपोज्ड होने चाहिए, दिखने चाहिए, जिससे पॉलिन ग्रेन वहां से उड़ के चले जाएं, वो छुपे हुए नहीं होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? ऐसी चीजें होती हैं। तो नेचर में एडेप्ट करने के लिए जो है फ्लावर्स ने अपने स्टेमन का नंबर और लेंथ जो है उसी हिसाब से कर ली है कि हम आसानी से पॉलिनेशन कर पाए। तो यहां आपका जो है ये पॉइंट क्लियर होता है। चलिए अब आगे की बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिए। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower। अब मैं आपको बताऊंगा अटैचमेंट ऑफ एंथर। तो देखिए क्या होता है, मान के चलिए ये मेरे पास ये एंथर है, तो या तो जो अटैचमेंट ऑफ एंथर होगा वो होगा इस तरीके से, जो फिलामेंट है वो बिल्कुल इसके बॉटम पर है, बेस पर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलोंग हो। आ रही है बात समझ में? या फिर अलोंग हो, बिल्कुल चीरता हुआ जा रहा है, ये बेस पर अटैच है और ये पूरा अलोंग द एंथर है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब है कि अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर। हो सकता है किसी फ्लावर में जो फिलामेंट है वो एंथर के बिल्कुल बेस पे अटैच है, हो सकता है कि किसी फ्लावर का कोई एंथर है उसके अलोंग दी एंथर चला गया है फिलामेंट, उसको चीरते हुए। तो ये लाइन यहां मैंने डिकोड कर दी है। चलिए अब आगे का पॉइंट बताता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है, ध्यान से सुनना। अब एक्चुअली हम स्टेमन को पढ़ेंगे। अ टिपिकल स्टेमन, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। पहले बात तो आप ये सुनिए कि जो एंथर होता है उसके अंदर दो कमरे होते हैं, मतलब दो लोब होते हैं, दो कंपार्टमेंट, दो चैम्बर, विद ईच लोब हैविंग टू थीका। हर एक लोब में आपको दो थीका दिखेंगी। अब दो थीका हैं तो डाइथीकस हो गया। चलिए अब मैं आपको यहां डायग्राम से समझा दे रहा हूं। आगे बात समझ में? ये मैंने एक एंथर बनाया है। आप मतलब ये समझिए कि ये जो है, ये जो पार्ट है एंथर, ये मैंने उठा के यहां जो है आपके समक्ष रख दिया है, आपके सामने रख दिया है। अब आप बातों को समझते रहना कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए अब सबसे पहले तो आपको दो लोब दिख रहे होंगे। मैंने बोला था ना, मैंने बोला था कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होगा वो दो लोब होगा। तो देखिए एक लोब ये रहा और दूसरा लोब ये रहा, आपको आसानी से दिख रहे होंगे। एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है। आगे की बात कि दो थीका होती हैं, तो बता दो दो थीका सर। ये रही दो थीका, एक थीका ये रही और दूसरी थीका ये रही। मैंने बोला था ना आपसे
कि एक लोब के अंदर दो थीका मतलब डाइथीकस होगा। तो एक थीका ये रही और दूसरी थीका ये रही। तो देखिए लोब एक ही है, थीका दो है। आ गई बात समझ में? चलिए अब आगे की बात करते हैं। Let us understand the various types of tissue and their organization in the transverse section of anther, the bilobed। अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि ये जो एंथर है ये मैंने इस तरीके से कट कर दिया है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल नहीं। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल अगर मैं इसको कट करता फिर तो मैं इसको ऊपर से ऐसे कटा करता, लेकिन मैंने इसको ऐसे काटा है। अब मैंने इसको ऐसे काट दिया, मान के चलिए कि ये जो बॉटल है ये एंथर है। क्या है? एंथर। मैंने आपसे बोला कि मुझे इसको लॉन्गिट्यूडनल काटना है तो इसको मैं ऐसे काटूंगा। मैंने बोला कि इस एंथर को ट्रांसवर्स काटना है, मैं इसको ऐसे काटूंगा, ऐसे। आगे बात समझ में? अब आप इस बॉटल को काटेंगे ऐसे तो ये पार्ट अलग फेंक दो तो ऊपर से एंथर ये दिख रहा है आपको आधा, ठीक है? तो ये जो एंथर है आपको ऐसे करके दिख रहा है, ऊपर से ट्रांसवर्स काटा है मैंने। चलिए अब द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। मतलब जब आप एंथर को ट्रांसवर्स काटते हैं, कैसे काटते हैं? ट्रांसवर्स काटते हैं तो उसका जो बाइलोब्ड नेचर होता है वो बहुत डिस्टिंक्ट नजर आता है, मतलब बहुत साफ सुथरा, क्लीन एंड क्लियर नजर आता है। देख रहे हैं ना आप कि जब मैंने इस एंथर को ऐसे काट दिया तो ये मुझे चारों तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से नजर आ रहा है। इसमें मुझे ये लोब भी नजर आ रहे हैं, ये लोब, एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा। चलिए अब ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव टिश्यू। चलिए अब द एंथर इज अ फोर साइडेड। एंथर की चार साइड होती है, मतलब चार कोने होते हैं। तो देखिए एक कोना ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन में जब हम एंथर को देखेंगे वो टेट्रागोनल होता है। गोनल मतलब साइड्स, टेट्रा मतलब चार। तो एंथर को जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन में काटेंगे तो उसकी चार साइड्स आपको दिखती हैं, मतलब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपको दिखता है। और उसमें कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। मतलब जब आप इसको देखेंगे, जब आप इस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर को देखेंगे उसके अंदर 2 लोब हैं, 2 थीका हैं, साथ ही साथ आपको जो है हर कोने पर 4 कोने हैं, तो हर कोने पर जो है आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखते हैं दोस्तों, ये जो बात यहां लिखी हुई है। 2 इन ईच लोब, हर एक लोब में, प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिखते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। अब कुछ मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान से सुनना। तो पहला पॉइंट, एक टिपिकल एंथर में 2 लोब होते हैं। आगे बात समझ में? एक लोब में 2 थीका होती हैं तो बाइलोब्ड हो गया, डाइथीकस हो गया। टेट्रागोनल होता है मतलब 4 साइड्स होती हैं इसकी, और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। आगे बात समझ में? इतना पॉइंट क्लियर हुआ हो तो बोल दो यस। चलो अब आगे की बात। आगे की बात यह है कि देखिए सर 2 थीका, आप एक थीका ये रही, दूसरी थीका ये रही। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, खाली एरिया, जहां पर थीका के बीच में गैप दिख रहा है, मतलब एक थीका ये रही, दूसरी थीका ये रही, तो आपको ये गैप दिख रहा होगा, एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन दिख रही होगी। ये देखिए आप, एक थीका ये रही, दूसरी थीका ये रही, तो बीच में एक लाइन दिख रही है। मतलब एक थीका ये रही, दूसरी है, तो बीच में ये जो लाइन है ना, ये है लाइन ऑफ डहीसेंस। मतलब यहीं से एंथर जो है टूटता है, फटता है, बर्स्ट होता है, पॉलिन ग्रेन यहीं से रिलीज होंगे। तो लाइन ऑफ डहीसेंस जो है वो होती है 2 थीका के बीच में जो खाली जगह है, वो जो लाइन है वो है लाइन ऑफ डहीसेंस। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है,
ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है और ये जो लाइन ऑफ डहीसेंस है, ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है। कैसे अरेंज है? लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया 4 और ये लाइन ऑफ डहीसेंस नीचे की तरफ जो है लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है। आगे बात समझ में, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अब माइक्रोस्पोरेंजिया और 2 थीका, इसको डिवाइड कौन कर रहा है? लाइन ऑफ डहीसेंस। कौन डिवाइड कर रहा है? लाइन ऑफ डहीसेंस। हमारी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इधर के और दोनों थीका, इनको डिवाइड कौन कर रहा है? लाइन ऑफ डहीसेंस। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इधर थीका है, इनको गैप कौन सा है इनमें? लाइन ऑफ डहीसेंस का है। ये चीज आप याद रखना। आगे बात समझ में। चलिए, तो अब एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एक टिपिकल एंथर जो होता है दोस्तों, वो बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। आगे बात समझ में। लेकिन आपको पता है कि बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। बायोलॉजी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फुल ऑफ एक्सेप्शन होता है। कहीं ना कहीं एक्सेप्शन तो होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, मालवेसी फैमिली में जब आप जाएंगे तो आपको मोनोथीकस और बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलेगी। ये आपकी है नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन जरूरी पॉइंट था, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि हर बार ऐसा ही होता है, तो मैंने बता दिया है, ध्यान से देखना। टिपिकल में तो ऐसा ही होगा, लेकिन मालवेसी फैमिली में पता है मोनोथीकस, एक ही थीका है, और बाई स्पोरेंजिएट है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलिन सैक। दोस्तों देखो, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं ना, ये 4 खाली डब्बे हैं, 4 खाली कमरे हैं। इन्हीं के अंदर जो है हमारा जो मेल गैमीटोफाइट है, जिसको मैं पॉलिन ग्रेन बोलता हूं, वो इसी के अंदर डेवलप होता है, इसी के अंदर मैच्योर होता है, उसका फॉर्मेशन जो है वो इसी के अंदर होता है। तो देखिए, पॉलिन ग्रेन, जब तक पॉलिन ग्रेन नहीं बनता, जैसे मान के चलिए मैं जब अपनी मां के यूट्रस में था, तो आज आप प्रॉपर मुझे एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी से पहचानते हैं, एक ऑर्गेनिज्म हूं मैं, ठीक है। लेकिन आज जब मैं बहुत टाइम पहले, 25 साल पहले, जब मैं अपनी मां के गर्भ में था, मां के यूट्रस में था, तो मैं जाइगोट था, कभी एम्ब्रो हुआ करता था, एम्ब्रियो है ना, कभी फीटस हुआ करता था, फिर मैं कभी बेबी की आइडेंटिटी भी मुझे मिली थी, ठीक है। आज मैं प्रॉपर एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म हूं, मतलब एक मैच्योर इंडिविजुअल हूं। तो इसी तरीके से पॉलिन ग्रेन की इनिशियल स्टेज को मैं बोलता हूं माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर। अब जहां माइक्रोस्पोर ग्रो करता है या फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर का, वो इन माइक्रोस्पोरेंजिया के ही अंदर होता है मेरे भाई। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया आपको 4 खाने दिख रहे हैं, 4 डब्बे दिख रहे हैं, इन्हीं के अंदर तो माइक्रोस्पोर बनता है मेरे भाई। आ रही है बात समझ में? तो जहां बनेगा माइक्रोस्पोर, उसको मैं बोलूंगा माइक्रोस्पोरेंजिया। और बाद में जाके ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ये कहलाते हैं पॉलिन सैक। ये जो 4 डब्बे हैं ना, इन्हीं को आप कुछ टाइम बाद पॉलिन सैक बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब आपके माइक्रोस्पोर पॉलिन ग्रेन बन जाएं। अगर आपके पॉलिन ग्रेन बन गए, माइक्रोस्पोर खत्म हो गए, माइक्रोस्पोर पॉलिन ग्रेन में बदल गए, तो आप इन्हीं कमरों को माइक्रोस्पोरेंजिया का नाम न देके पॉलिन सैक बोल सकते हैं। तो जहां माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया, जहां पॉलिन ग्रेन, वहां पॉलिन सैक, बस इतना सा फर्क है। चलिए अब बात करते हैं, अब दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड पैक्ड विद पॉलिन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो लॉन्गिट्यूडनली नीचे की तरफ अरेंज हैं। आगे बात समझ में? और इस एंथर के अंदर जो है पॉलिन ग्रेन्स जो है बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं कि कहीं इधर उधर ना भाग जाएं।
चलिए अब बात करेंगे अगली अपन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की। हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया को उठाएंगे और फिर वहां से जो है चीजों को उठाएंगे। पानी जो है मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। अब हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया को इस कोने को उठाएंगे और इसको बड़ा करके देखेंगे क्या निकलता है इसमें। खजाने का पिटारा। चलिए सर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया को देखते हैं। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर इन सर्कुलर इन आउटलाइन। उसकी जो आउटलाइन है वो सर्कुलर है, मैंने आपको दिखाई थी अभी। इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर। यहां से इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रही है। माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर 4 लेयर मौजूद होती हैं दोस्तों। कितनी मौजूद होती है? 4 लेयर। पहली एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मिडिल लेयर और चौथी आती है अपनी टेपिटम। आ गई बात समझ में? पहली एपिडर्मिस, दूसरी अपनी आती है एंडोथीसियम, तीसरी अपनी आती है मिडिल लेयर और चौथी अपनी आती है टेपिटम। चारों का स्ट्रक्चर मैं यहां बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो मैं ब्लैक कलर से जो बना दे रहा हूं वो एपिडर्मिस बना दे रहा हूं यार। ये लो एपिडर्मिस बना दी यार, ठीक है, एपिडर्मिस बन गई। अब दूसरे कलर से जो है मैं एंडोथीसियम बनाऊंगा, जैसे कंफ्यूजन ना रहे कोई। गोला मेरा बिल्कुल गोल नहीं बनता भाई, ठीक है। अब तीसरी मैं बना दे रहा हूं भाई मिडिल लेयर। कोई और कलर से बना देते हैं, इससे बना दे रहे हैं। ये लो भाई, ये लो भाई मिडिल लेयर। चौथी मैं बना दे रहा हूं दूसरे कलर से, लाल ले रहा हूं भाई, ठीक है। तो अब चौथी मैं बना दे रहा हूं भाई टेपिटम। ये लो भाई, चारों अलग अलग कलर से ले ली हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मैंने बना दी टेपिटम। तो सबका मैं अलग अलग नाम लिख दे रहा हूं भाई, ठीक है। ये है अपनी एपिडर्मिस, ठीक है। ये है एंडोथीसियम, ये लो भाई। ये है अपनी मिडिल लेयर, ये लो भाई, मिडिल लेयर भी आ गई। और ये है अपनी लास्ट टेपिटम, ठीक है भाई। चारों लेयर मैंने बता दी हैं, बाहर वाली एपिडर्मिस, दूसरी वाली एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम। इनके अलावा कुछ नहीं है, चारों लेयर यही हैं जो यहां लिखी हुई थी। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर होगा अपना माइक्रोस्पोरेंजिया। ये रहा जो है अपना माइक्रोस्पोरेंजिया। आगे बात समझ में? तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि पहली लेयर जब हम देखेंगे तो पहली लेयर जो है आपको, जैसे क्या है, यही तो मैंने बनाया था आपके सामने, यही तो मैंने बनाया था बिल्कुल टेट्रागोनल एंथर का स्ट्रक्चर। तो मैंने इसका एक पार्ट उठा के इसी को मैंने जो है यहां पर जूम कर दिया है, ये पार्ट उठा के जूम कर दिया है। ये रहा स्ट्रक्चर। तो पहली है एपिडर्मिस, दूसरी है एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन टेपिटम और उसके अंदर ये रहा अपना माइक्रोस्पोरेंजिया। बस इतना सा आपको याद रखना है। आगे बात समझ में? चलिए अब इनका जो है हम लोग फंक्शन याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं? फंक्शन जो है याद कर लेते हैं। चलिए देखिए सर, एपिडर्मिस लेयर जो होती है, एपिडर्मिस जो लेयर है ये है आउटर लेयर।
क्या है? आउटर लेयर, सबसे बाहरी लेयर है, और इसको मैं बोलता हूं द प्रोटेक्टिव लेयर। ये काम करती है प्रोटेक्शन का। आ रही है बात समझ में? प्रोटेक्टिव लेयर है ये। चलिए एक और बात, अब है अपनी एंडोथीसियम। क्या है? एंडोथीसियम। तो मैं कहां लिख दूं? चलिए बाद में लिख दूंगा, अभी समझ लो। एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन का, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है। एक है अपनी एंडोथीसियम लेयर। एंडोथीसियम लेयर की खासियत ये है दोस्तों कि ये एक इलास्टिक लेयर होती है, लचीली लेयर, फ्लेक्सिबल, रबर बैंड। आप ऐसा सोच सकते हैं इसको कि रबर बैंड की तरह, जैसे रबर बैंड एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है ना, उसी तरीके से एंडोथीसियम जो होता है ये फ्लेक्सिबल लेयर होती है। आ रही है बात समझ में? फ्लेक्सिबल लेयर होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। और यही एंडोथीसियम जो होती है, यही जो है लाइन ऑफ डहीसेंस, डहीसेंस में हेल्प करती है। यही लेयर टूटती है एक्चुअल में। तो एंडोथीसियम एक इलास्टिक लेयर है, और यही डहीसेंस के टाइम पर जो है टूटती भी है। अब बात आती है मिडिल लेयर की। तो देखिए सर, मिडिल लेयर एक टेम्परेरी लेयर है, टेम्पोररी लेयर है, परमानेंट लेयर नहीं है। जब तक माइक्रोस्पोर इसमें डेवलप हो रहे होंगे तब तक तो ये रहेगी, और जैसे ही माइक्रोस्पोर जो है डेवलप हो गए, उनका काम खत्म हो गया, प्रोसेस समाप्त हो गई, मिडिल लेयर खत्म हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, इसका कोई काम नहीं है फिर। तो मिडिल लेयर का काम है सिर्फ तब तक जब तक माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, जैसे ही बनना बंद, मिडिल लेयर का काम खत्म। अब बात आती है टेपिटम की। तो टेपिटम का काम है केयर का, केयर टेकर है। अगर आपको मैं बताऊं एंथर की माइक्रोस्पोरेंजिया की जो लेयर है टेपिटम, इसका काम है केयर टेकर का। जैसे हमारी मदर, हमारी माताजी जो है, हमारी माताजी जो हैं हमारा रख रखाव करती हैं, हमारा देखभाल करती हैं जब हम बच्चे होते हैं, आज भी करती हैं, लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तो इसी तरीके से टेपिटम का काम है कि अंदर जो माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन जो डेवलप हो रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है उनका, उनकी प्रोटेक्शन करना, मतलब उनकी केयर करना। आ रही है समझ में? बिल्कुल मदर की तरह ये जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। टेपिटम लेयर जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। आ गई बात समझ में? और टेपिटम लेयर के जो सेल्स होते हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। कैसा होता है? डेंस होता है, गाढ़ा होता है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब कि टेपिटम लेयर के जो सेल्स होंगे, तो सेल्स के अंदर जो इनके सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो काफी एक दूसरे के क्लोज होंगे, बहुत पास होंगे, तो इसलिए डेंस साइटोप्लाज्म है। और ये जो लेयर होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है, इसमें एक न्यूक्लियस नहीं है, भर भर के न्यूक्लियस हैं। तभी तो मैंने बोला कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर्स को, क्योंकि भर भर के न्यूक्लियस होंगे तभी तो जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब एक चीज और आपको याद रखनी है कि एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बारे में एक और मैं आपको बात बता दूं। एंडोथीसियम, तो ये स्ट्रक्चर में हटा दूं यहां से, है ना? आपको समझ आ गया है। एपिडर्मिस बनाऊंगा, फिर एंडोथीसियम है, देन मिडिल लेयर है, देन टेपिटम है, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं। एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर है, एंडोथीसियम इलास्टिक लेयर है जो लचीली होती है। मिडिल लेयर जो है जब तक रहेगी जब तक पॉलन ग्रेन या जो माइक्रोस्पोर है वो बन रहे हैं, बाद में जाके डीजनरेट हो जाती है, मतलब टेम्परेरी लेयर है। फिर है टेपिटम, नरिशमेंट लेयर है, मदर की तरह केयर टेकर का काम करती है। तो ये चीज है। अब मैं इस डायग्राम को यहां से इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए एपिडर्मिस को तो मैंने बोला प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। एंडोथीसियम को बात करते हैं। अब जो एंडोथीसियम लेयर है ना दोस्तों, ये सिंगल सेल थिक लेयर है। ये जो है सिंगल सेल थिक लेयर है, ये चीज आपको याद रखनी है। और सबसे बड़ी बात, एंडोथीसियम लेयर जो होता है इसके पास होता है अल्फा सेलुलोज फाइबर।
अल्फा सेलुलोज फाइबर। एंडोथीसियम की जो लेयर होती है उसके सेल्स के पास बहुत भर भर के अल्फा सेलुलोज फाइबर होता है, अल्फा सेलुलोज फाइबर। और जहां जहां ये अल्फा सेलुलोज फाइबर एब्सेंट होगा, मतलब एंडोथीसियम लेयर में जहां जहां भी, देखिए उसमें होता तो अल्फा सेलुलोज फाइबर है, लेकिन जहां जहां अल्फा सेलुलोज फाइबर एब्सेंट होगा लेयर में, उस जगह को हम बोलेंगे स्टोमियम। क्या बोलेंगे? स्टोमियम बोलेंगे। और वहीं से डहीसेंस होता है। मान के चलिए कि जैसे ये जो है हमारी एंडोथीसियम की लेयर है, तो इसमें भर भर के क्या है? अल्फा सेलुलोज फाइबर है, ये भर भर के। और जहां ये रहा अल्फा सेलुलोज फाइबर, और जहां जहां ये अल्फा सेलुलोज फाइबर एब्सेंट है, उसी जगह को मैं बोलता हूं स्टोमियम। ठीक है। और इसी जगह से जहां ये अल्फा सेलुलोज फाइबर एब्सेंट है, यहीं से होता है डहीसेंस ऑफ एंथर। तभी तो मैंने आपको बोला था कि एंडोथीसियम लेयर जो होती है वो डहीसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टोमियम है, अल्फा सेलुलोज फाइबर एब्सेंट है। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे की बात करते हैं। और एंडोथीसियम लेयर जो होती है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है एनवायरमेंट से, है ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है ये लेयर, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है। चलिए तीसरा अपना पॉइंट, मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर की बात क्या है? देखिए मिडिल लेयर क्या करता है। मिडिल लेयर के पास जो है बहुत सारे पेरन काइमेटस सेल्स हैं। पेरन काइमेटस सेल्स हैं। पेरन काइमेटस सेल्स होंगे तो ये फूड स्टोरेज का काम करेंगे। क्या करेंगे? फूड स्टोरेज का काम करेंगे। तो मिडिल लेयर सेल्स के पास भर भर के पेरन काइमेटस सेल हैं, तो ये जो है फूड स्टोरेज का काम करते हैं, फूड एब्जॉर्ब का काम करते हैं। चलिए अब अपनी लेयर जो है वो आती है टेपिटम। क्या आती है? टेपिटम लेयर बिल्कुल मदर की तरह काम करती है, केयर टेकर का काम करती है, नरिशमेंट में जो है हेल्प करती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। अब टेपिटम के कुछ खास बात, टेपिटम की कुछ खास बात मैं आपको बता दूं। एक तो जो है टेपिटम की बात ये है, टेपिटम टेपिटम की देखिए एक खास बात ये है कि देखिए सर, मिडिल लेयर तो आपको पता है कि पेरन काइमेटस इसके पास जो है सेल्स हैं, भर भर के इसलिए फूड स्टोरेज कर सके। अब मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल लेयर है वो एक परमानेंट लेयर नहीं है, वो टेम्परेरी लेयर है, ये बाद में जाकर डीजनरेट हो जाती है। तो टेपिटम जो होती है ना, वो किससे फूड एब्जॉर्ब करती है? फूड एब्जॉर्ब फ्रॉम मिडिल लेयर। टेपिटम की जो लेयर होगी वो फूड एब्जॉर्ब करेगी मिडिल लेयर के पेरन काइमेटस सेल से, क्योंकि फूड तो उसी के पास है। और जैसे ही मिडिल लेयर फूड स्टोरेज को ले लेगी मिडिल लेयर से, मिडिल लेयर गायब, मिडिल लेयर डीजनरेट हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो मिडिल लेयर से कौन लेता है फूड को? टेपिटम। फिर टेपिटम किसको देता है? माइक्रोस्पोर्स। तो मदर का काम कर तो मिडिल लेयर रहा था, क्योंकि फूड उसके पास था, नरिशमेंट, लेकिन काम जो क्रेडिट था वो कौन ले गया? टेपिटम ले गई। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए एक और चीज मैं बता दूं, टेपिटम लेयर जो होती है वो कैलेज एंजाइम बनाती है। क्या बनाती है? कैलेज एंजाइम। अब कैलेज एंजाइम की जरूरत क्यों, वो सुनो आप। देखिए जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, है ना, पूरे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, आरी भर भर के उसमें माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, तो माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनता है जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर होते हैं। कितने होते हैं? 4 माइक्रोस्पोर। इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर को, 4 माइक्रोस्पोर को कौन सी लेयर जो है अपने अंदर छुपा के रखती है? ये लेयर होती है कैलोज। कैलोज लेयर बोल सकते हैं इसको। तो आप बताइए कि जब ये माइक्रोस्पोर मतलब पॉलिन ग्रेन का पॉलिनेशन होने के लिए जाएगा तो लेयर तोड़नी पड़ेगी कि नहीं तोड़नी पड़ेगी? तोड़नी पड़ेगी। तो इस लेयर को तोड़ने के लिए टेपिटम के पास भरपूर तरीके से कैलेज एंजाइम है। ये कैलेज एंजाइम इस कैलोज लेयर को तोड़ देता है।
आ गई बात समझ में? ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, टेपिटम की जो लेयर होती है ये एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसका नाम होता है पॉलिन किट सब्सटेंस। क्या होता है? पॉलिन किट सब्सटेंस। टेपिटम की जो लेयर होती है ये जो है पॉलिन किट सब्सटेंस भी रिलीज करती है, और ये जो है सब्सटेंस लिपिड रिच होता है। इसमें भरपूर मात्रा में जो है लिपिड है, और ये जो है स्टिकी होता है। ऐसा होता है स्टिकी, जिससे जो पॉलिन ग्रेन है वो आसानी से किसी भी पॉलिनेटर की पीठ पे चिपक जाएं, उसकी बॉडी से चिपक जाएं, तो आसानी से जो है वो ट्रांसफर हो जाए, उनका जो है पॉलिनेशन हो जाए। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो पॉलिन ग्रेन होता है, और पॉलिन किट सब्सटेंस का कलर कैसा होता है? येलो, है ना, ऑरेंज। तभी तो हमारा जो पॉलिन ग्रेन होता है उसका जो कलर है वो येलो, ब्राइट ऑरेंज ऐसा होता है, क्योंकि पॉलिन किट सब्सटेंस रिलीज होता है टेपिटम से। लिपिड रिच है, स्टिकी है, येलो और ऑरेंज कलर का होता है। तो येलो ऑरेंज कलर पॉलिन ग्रेन की लेयर पे आ जाता है एक्साइन पे, इसीलिए वो रंग बिरंगे भी दिखाई देते हैं। आ गई बात समझ में? तो अब मैंने जो है आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब आप देखिए कि इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर। पहली एपिडर्मिस बता दी, दूसरी एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन टेपिटम। आउटर 3 वॉल लेयर जो होती हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। बाहर की जो तीनों लेयर हैं वो हेल्प करती हैं प्रोटेक्शन में और डहीसेंस ऑफ एंथर में। मेनली एंडोथीसियम जो है वो डहीसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है। बाकी द इनरमोस्ट वॉल लेयर जो टेपिटम है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलिन ग्रेन को। आगे बात समझ में? सेल्स जो होते हैं टेपिटम के वो डेंस साइटोप्लाज्म है, बताया था मैंने आपको अभी, और मोर देन 1 न्यूक्लियस वहां पर है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट? हाँ बिल्कुल, बाई न्यूक्लिएट क्यों है? मतलब वहां, मतलब ऐसा कि वहां पे मल्टी न्यूक्लिएशन क्यों है? वहां पे एक से ज्यादा न्यूक्लियर क्यों है? क्योंकि वहां पर जो है साइटोकाइनेसिस नहीं चली है, वहां पर कैरियोकाइनेसिस चली है, भर भर के कैरियोकाइनेसिस। आ गई बात समझ में? ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ चलिए, अब मैं आपको जो है एक आगे की बात बताता हूं, स्पोरोजिनस टिश्यू की बात बताता हूं। स्पोरोजिनस टिश्यू, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। देखिए, मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसके चारों तरफ चारों लेयर थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। उसके अंदर मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया बनाया था। वो माइक्रोस्पोरेंजिया ये रहा वो माइक्रोस्पोरेंजिया। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल होते हैं। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cell called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. एक माइक्रोस्पोरेंजियम को जब आप उठाएंगे तो उसके अंदर भर भर के एक कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल है जिसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल भरे हुए हैं। अब बात यह है कि ये कौन से सेल हैं, इनका क्या काम है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए सर, एक तो ये जो स्पोरोजिनस सेल हैं ये होमोजीनस सेल है। होमोजीनस सेल मतलब इस टिश्यू के अंदर आपको जितने भी ये सेल दिख रहे हैं ना, पहली बात तो ये होमोजीनस है, सारे यूनिफॉर्म है, सारे एक जैसे सेल हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। और हर एक सेल को
इसकी हर एक सेल को हम या तो बोलते हैं पीएमसी मतलब पॉलिन मदर सेल, या फिर हम बोलते हैं एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। पीएमसी मतलब पॉलिन मदर सेल, पॉलिन ग्रेन को बनाने वाली मदर, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर को बनाने वाली सेल। इससे पता लग रहा है कि स्पोरोजिनस सेल ही माइक्रोस्पोर बनाता है या पॉलिन ग्रेन बनाता है। आगे बात समझ में? इसीलिए तो स्पोरोजिनस के हर सेल को हम लोग या तो पॉलिन मदर सेल या एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं। आगे बात समझ में? इन दोनों की डिप्लॉइडी जो है वो 2n होती है। डिप्लॉइड मतलब स्पोरोजिनस सेल की जो डिप्लॉइडी है वो डिप्लॉइड होती है, मतलब 2n होती है। अब इस पीएमसी के अंदर या एमएमसी के अंदर चलता है मियोसिस। क्या चलता है? मियोसिस चलेगा। मियोसिस चलेगा मतलब रिडक्शनल डिवीजन चलेगा, तो इसका मतलब क्रोमोसोम कम हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइक्रो स्पोर। इसकी प्लॉइडी होती है एन, सिंगल होती है, एन होती है, हेप्लॉइड होती है। आगे बात समझ में? यही माइक्रोस्पोर जो है चेंज हो जाएगा, मतलब मैच्योर हो जाएगा और पॉलिन ग्रेन बन जाएगा। और जिस दिन ये माइक्रोस्पोर चेंज होके पॉलिन ग्रेन बनेगा ना, उसी दिन आप इस गोले को, जिसको आप माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हो, उसको पॉलिन सैक बोल देना। ये है तरीका। चलिए अब बात ये आती है, दुनिया भर में हर कोचिंग में, हर यूट्यूब चैनल पर, हर जगह आपको एक ही चीज बता देंगे कि स्पोरोजिनस सेल होता है, वो ये होता है। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में एक बात नहीं क्लिक करी दोस्तों कि यार स्पोरोजिनस सेल ही क्यों होता है इसके अंदर? दुनिया में इतने तरीके के सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ तरीके के सेल्स हैं, लेकिन यार इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल ही क्यों है? कोई और सेल क्यों नहीं है? तो देखिए उसका वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल ही क्यों होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। वो पता है क्यों होते हैं सर? ड्यू टू एवोल्यूशन। ड्यू टू एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की वजह से होते हैं। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की वजह से स्पोरोजिनस सेल यहां पे इसलिए मौजूद हैं ड्यू टू एवोल्यूशन एंड ड्यू टू एफिशिएंसी। क्योंकि देखिए स्पोरोजिनस सेल ही इस दुनिया का ऐसा सेल है जो बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है पॉलिन ग्रेन बनाने के लिए। पॉलिन ग्रेन बनाने के लिए बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है। यही इस काम को कर सकता है बखूबी। और क्यों कर सकता है वो भी सुनिए। हवा में बात नहीं करता हूं मेरे भाई, हवा में बात नहीं करता हूं, काम की बात सुनिए। स्पोरोजिनस सेल ही क्यों करता है? वो इसलिए करता है ड्यू टू इवोल्यूशन एंड ड्यू टू एफिशिएंसी, क्योंकि एवोल्यूशन के हिसाब से यही दुनिया का एक सेल है जो बेटर अडेप्ट है पॉलिन ग्रेन बनाने के लिए। और क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक तो ये सारे सेल होमोजीनस है, मतलब यूनिफॉर्म है। क्योंकि एक जैसे सेल हैं, सारे यूनिफॉर्म सेल हैं, सारे सेल एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम कर सकते हैं। अगर मान के चलिए ये होमोजीनस नहीं होते, हेट्रोजीनस सेल होते, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सेल होते, तो कोई कुछ काम कर रहा होता, कोई कुछ काम कर रहा होता, बेचारे फ्लावर का ना पॉलिनेशन हो पाता, ना फर्टिलाइजेशन हो पाता, ना नई जनरेशन आ पाती। तो एक जैसे सेल हैं, यूनिफॉर्म सेल हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। एक कमांड पर सारे सेल्स एक जैसा काम करेंगे, क्योंकि देखो अलग अलग टाइप के सारे सेल्स होते हैं ना, तो अलग अलग काम कर रहे होते, प्रोसेस स्लो हो जाती, कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। तो इसीलिए स्पोरोजिनस सेल जो है यहां पर मौजूद हैं। देखिए ये आपकी पॉइंट एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। मुझे भी ऐसे डाउट रहते थे पहले जब मैं पढ़ता था, तो अब बात यह है, अब मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है वो चीज हमें देखनी है। आगे लिखा हुआ है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मतलब पॉलिन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, बनना। एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर आपको भी स्पोरोजिनस सेल बताया, टिश्यू बताया, अंडर मियोटिक डिवीजन मैंने बोला था आपको कि स्पोरोजिनस जो सेल होगा उसके अंदर मियोसिस चलेगी तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा।
एक साथ 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, मतलब टेट्राड। बनते तो बहुत सारे हैं, लाखों बनते हैं, लेकिन एक गुच्छे में कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। तो ठीक है, स्पोरोजिनस सेल के अंदर जैसे ही स्पोरोजिनस सेल के अंदर मियोसिस होगा, माइक्रो मतलब एक स्पोरोजिनस सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाता है, टेट्राड, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आ गई बात समझ में? अब यहां लिखी हुई है कि व्हाट वुड द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ द टेट्राड, मतलब टेट्राड में जैसे एक माइक्रोस्पोर है, उसकी प्लॉइडी क्या होगी? तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो हैप्लॉइड होता है क्योंकि उसके अंदर मियोसिस हो जाती है। ठीक है, इधर ये सारी चीजें मैंने बताई दी हैं आपको। बीच में कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? एंथर को फिलामेंट से जोड़े रखता है। ठीक है, इधर ये आगे की बात करते हैं। as each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad। हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है, मतलब 4 माइक्रोस्पोर बना सकता है। ईच वन इज पोटेंशियल पॉलिन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक स्पोरोजिनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी की तरह काम करता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मतलब पॉलिन मदर सेल या एमएमसी के अंदर जो है, जैसे ही मियोसिस होता है तो हर एक सेल उसका माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देता है। उसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल। 4 सेल के गुच्छे बनते हैं माइक्रोस्पोर के, उसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो जब भी एंथर जो है मैच्योर हो जाएगा तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट मतलब सूखा हो जाएगा, वहां से पानी जो है रिलीज हो जाएगा। तो जैसे ही जो है रिलीज हो जाएगा, वो जो है डिसोसिएट हो जाएगा। ये जो लेयर है जो मैं आपको बता रहा था कि जो डहीसेंस ऑफ एंथर वाली लाइन है, तो एंडोथीसियम वगैरह टूटेंगी, सारी लेयर्स टूटेंगी क्योंकि वो सूखी हो गई है, कड़क हो गई है। वहां से जैसे ही डिहाइड्रेट होंगे और धीरे धीरे माइक्रोस्पोर पॉलिन ग्रेन में डेवलप भी हो गया है, वो जाके रिलीज हो जाएगा। तो इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन आर फॉर्म्ड, बन चुके हैं और वो जो है रिलीज हो जाएंगे, है ना। तो जैसे ही डहीसेंस का टाइम आता है, जो सारा जो एंथर होता है वो जो है पूरा डिसोशिएट हो जाता है, क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो गया। लेयर जो है बिल्कुल डिहाइड्रेट हो गई, लेयर कड़क हो गई, तो डिहाइड्रेट हो गई तो वो टूट जाएगा। टूट के जितने भी पॉलिन ग्रेन होंगे वो एनवायरमेंट में जो है पूरे रिलीज हो जाएंगे। तो ये चीज जो है मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, चलिए, तो यहां तक जो है ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब अगला जो अपना पॉइंट शुरू होगा वो शुरू होगा पॉलिन ग्रेन का।